इस युवक ने सर्वनाश के दौर में लगातार 8 वर्ष राक्षसों से लड़ते हुए बिताए। सबसे निर्णायक युद्ध में झांग यी ने सबसे शक्तिशाली अंतिम शत्रु दुष्ट ड्रैगन को सफलतापूर्वक पराजित किया और अंतिम अंश प्राप्त किया। उसने उन अंशों को जोड़कर ड्रैगन ब्लड स्क्रॉल बनाया, यह मानते हुए कि अंततः वह महानता के लिए नियत हो गया है। लेकिन ठीक उसी क्षण उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दिया। उस व्यक्ति ने बिना किसी संकोच के उसे छुरा घोंपा, ड्रैगन ब्लड स्क्रॉल छीन लिया और उसे तुरंत मार डाला। झांग यी आक्रोश से व्याकुल होकर मर गया, लेकिन भाग्य की कुछ और ही योजना थी। उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं और पाया कि समय पीछे चला गया है। यह 28 अगस्त की सुबह 9:48 बजे का समय था। 8 साल पहले का वह दिन जब सर्वनाश का द्वार खुलने ही वाला था। अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाने के कारण झांग यी ने खिड़की खोल दी। बाहर शहर अभी भी शांत था, कोई गलती नहीं हो सकती थी। उसका पुनर्जन्म हुआ था, वह सर्वनाश से पहले के समय में लौट आया था। झांग यी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चूंकि स्वर्ग ने उसे एक और मौका दिया था, इसलिए मुचुन, जिसने पिछले जन्म में उसे छुरा घोंपा था, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले एक और भी महत्वपूर्ण काम था। प्रलय शुरू होने से पहले झांग यी को दुनिया भर में बिखरे हुए देवस्तरीय प्रतिभा कार्डों में से एक को ढूंढना था। प्रलय में प्रवेश करने पर प्रत्येक खिलाड़ी को एक प्रणाली से यादृच्छिक रूप से एक प्रतिभा प्राप्त होगी। हालांकि अत्यंत दुर्लभ देवस्तरीय प्रतिभाओं को केवल विशेष कार्डों से ही सक्रिय किया जा सकता था। कुल मिलाकर 10 देवस्तरीय प्रतिभा कार्ड थे, जो दुनिया भर में यादृच्छिक रूप से वितरित थे। अपने पिछले जन्म की यादों के आधार पर झांग यी ने अनुमान लगाया कि निकटतम कार्ड जिन माओ टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर था। वह तुरंत वहां पहुंचा और छत तक चढ़ गया। वाकई सुनहरा कार्ड वहीं था, लेकिन इससे पहले कि झांग यी उसे छू पाता, कोई और प्रकट हो गया। यह लो बदमाश, पूरा जिन माओ टावर मेरा है, इस कार्ड समेत। यह नया व्यक्ति लियू किंगजी था, जो झांग यी के पिछले जन्म में एक कुख्यात घमंडी युवा मालिक था। उसके पास कभी सर्वोच्च देवस्तरीय प्रतिभा कार्ड था और वह लिन्हाई शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट समूह का उत्तराधिकारी था। लेकिन झांग यी का झुकने का कोई इरादा नहीं था। जो भी पहले कार्ड प्राप्त करेगा वह उसका मालिक होगा। तभी कई हथियारबंद गुंडे अचानक कहीं से प्रकट हुए और झांग यी पर गोलियां चला दीं। मेरी चीज लेने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें अंजाम दिखाऊंगा। झांग यी ने गोलियों से ऐसे बचकर निकला जैसे वह कोई खेल खेल रहा हो। यह अविश्वसनीय था। उसने अभी खेल में प्रवेश भी नहीं किया था, लेकिन वह मशीन गन की गोलियों से भी बच सकता था। वह पूरी गति से आगे बढ़ा और अपनी चाल को सावधानीपूर्वक समयबद्ध किया। सर्वनाश शुरू होने में केवल 5 सेकंड बचे थे। झांग यी ने एक शानदार छलांग लगाई और सुनहरा कार्ड छीन लिया। लियू किंगजी ने दांत पीसते हुए अपने एक आदमी से बंदूक छीनी और झांग यी से सौदा करने की तैयारी की। बदमाश, मेरा कार्ड चुराने की सोचना भी मत। गोली नली से निकली, लेकिन झांग यी का भाग्य साथ दिया। गोली उसके बिल्कुल करीब से गुजरी। सर्वनाश आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया और उसके सामने का दृश्य पल भर में बदल गया। उसके सामने एक स्टेटस विंडो दिखाई दी। क्या आप सर्वनाश में प्रवेश करना चाहते हैं? झांग यी ने तुरंत हाँ चुना और उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। ठीक उसी क्षण अनगिनत अन्य लोग भी उसके साथ प्रवेश कर रहे थे। जब झांग यी ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसके सामने एक विशाल वेदी खड़ी थी, जिसके ऊपर उसका देवस्तरीय प्रतिभा कार्ड तैर रहा था। झांग यी इस भव्य दृश्य से पहले से ही परिचित था। वह शांत भाव से आगे बढ़ा और कार्ड को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तुरंत ही एक सुंदर छोटी सी परी प्रकट हुई। झांग यी का खिलाड़ी प्रोफाइल सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया था। वह खिलाड़ी संख्या 8857 था। उस छोटी लड़की ने अपना परिचय झांग यी की निजी सिस्टम परी के रूप में दिया। ईश्वर स्तरीय प्रतिभा कार्ड ने मेक इट माइन क्षमता को अनलॉक कर दिया था। इसका नाम थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन यह एक असाधारण रूप से शक्तिशाली क्षमता थी। यह अपने उपयोगकर्ता को 1 घंटे के कूलडाउन के साथ किसी अन्य खिलाड़ी की प्रतिभा को कॉपी करने की अनुमति देती थी। सिस्टम परी ने फिर झांग यी को चुनने के लिए 3 जातियां प्रस्तुत कीं: अन्य किन जाति, पशु जाति और मानव जाति। झांग यी ने अपने विकल्पों पर विचार किया। अपने पिछले जीवन में उसने मानव जाति को चुना था, क्योंकि इससे 20% अतिरिक्त प्रतिष्ठा मिलती थी, जो सर्वनाश में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। रुको, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ और भी ले जा रहा है। सिस्टम परी ने झांग यी की ओर हाथ बढ़ाया और कुछ ऐसा निकाला जिसे देखकर वह भी दंग रह गया। यह ड्रैगन ब्लड स्क्रॉल था। मुचेन ने अपने पिछले जन्म में उस खजाने को पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मरने और पुनर्जन्म लेने के बावजूद वह खजाना झांग यी के पास ही रहा। जब उसके सिस्टम ने ड्रैगन ब्लड स्क्रॉल का पता लगाया, तो चौथा विकल्प खुल गया: छिपी हुई ड्रैगन जाति। शुरुआत से ही सब कुछ इतना सहज रहा कि वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आशीर्वाद है या अभिशाप। उसने ड्रैगन जाति के द्वार से प्रवेश किया और असली लॉगिन प्रक्रिया शुरू की। झांग यी एक प्रतीक्षा कक्ष में पहुंचा, जिसे स्पॉन पॉइंट कहा जाता था। कई अन्य खिलाड़ी भी वहां अपनी लॉगिन प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। जैसा कि उम्मीद थी, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसे याद था। हर कोई इस दुनिया के वास्तविक होने पर आश्चर्यचकित था, लेकिन उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि एक बार प्रवेश करने के बाद कोई भी कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। प्रतीक्षा करते हुए झांग यी ने अपनी प्रोफाइल देखी। उसकी प्रतिभा और जाति को छोड़कर उसके सभी गुण अपने मूल मूल्यों पर बने रहे: शक्ति, बुद्धि, सहन शक्ति, चपलता और जीवन शक्ति। झांग यी को हेल ड्रैगन फायर नामक एक अद्वितीय ड्रैगन जाति पैसिव भी प्राप्त हुआ था। यह स्वर्ण गुणवत्ता का था। जब भी वह कोई सामान्य हमला करता या किसी कौशल का प्रयोग करता,
तो नरक ड्रैगन फायर को बुलाने की 0.1% संभावना होती थी। लपटों के दायरे में आने वाले प्रत्येक शत्रु को उसके हमले के 150% के बराबर वास्तविक क्षति पहुंचती थी। हालांकि इसके सक्रिय होने की संभावना अत्यंत कम थी, फिर भी इसके प्रभाव किसी देवस्तरीय प्रतिभा के बराबर थे। मजाक को एक तरफ रखते हुए झांग यी ने भीड़ का अवलोकन किया और अपने पास मौजूद प्रतिभा कार्ड का परीक्षण करने का निर्णय लिया। वह मन ही मन मुस्कुराया। सबसे पहले उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जिसकी प्रतिभा की वह नकल कर सके। झांग यी ने तुरंत अपना लक्ष्य चुना, एक लंबा चौड़ा गंजा आदमी। उसने अपनी प्रतिभा को सक्रिय किया और उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा। वह आदमी तुरंत सतर्क हो गया और उसका हाथ झटक दिया। झांग यी ने अपना सिर खुजाया और अजीब तरह से कहा कि उसने उसे किसी और के लिए गलत समझा था। इस बीच उसने सफलतापूर्वक उस गंजे आदमी की महाकाव्य स्तरीय प्रतिभा ट्रेजर हंटर की नकल कर ली थी, जो एक खिलाड़ी को 500 मीटर के दायरे में छिपे खजाने के संदूकों का पता लगाने की अनुमति देती थी। उसका भाग्य अद्भुत था। उसके पहले यादृच्छिक चयन में एक महाकाव्य स्तरीय प्रतिभा थी। उसी क्षण स्पॉन पॉइंट खुल गया। लाउड स्पीकर पर एक आवाज आई जो सभी खिलाड़ियों का सर्वनाश में स्वागत कर रही थी। घोषणा पूरी होने से पहले ही गंजा आदमी अधीर होकर निकास द्वार की ओर बढ़ा। यह देखकर झांग यी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। जल्दबाजी मत करो दोस्त, बाहर खतरा है। लेकिन उस आदमी ने उसकी बात नहीं मानी और झांग यी को कायर कहकर उसका मजाक उड़ाया। उसे धक्का देकर गंजा आदमी बाहर की ओर दौड़ पड़ा। सब लोग ध्यान से देखो और मुझसे सीखो। दुर्भाग्य से आगे जो हुआ उसे कोई दोहराना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी छलांग उसे सीधे एक विशाल मकड़ी के मुंह में ले गई। गंजे आदमी की इतनी जल्दी मौत हो गई कि किसी को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। फिर सिस्टम ने घोषणा की कि उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। वह सचमुच मर चुका था। तभी स्पॉन पॉइंट पर मौजूद खिलाड़ी घबरा गए। सब कुछ ठीक वैसे ही घट रहा था जैसा झांग यी के पिछले जीवन में हुआ था। हर खिलाड़ी के सामने एक नई स्टेटस विंडो खुल गई, जिसमें उनका पहला मिशन और सुरक्षित क्षेत्र संख्या 886, जिला 8, जिसे होपटाउन के नाम से जाना जाता है, के बारे में जानकारी प्रदर्शित हो रही थी। उनका मुख्य उद्देश्य होपटाउन पहुंचना था, जहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित थी। उनके पास मिशन पूरा करने के लिए 4 घंटे थे। इनाम के तौर पर एक पुनर्जीवन का अवसर मिलता, लेकिन असफल होने पर गंजे आदमी की तरह ही उनकी मृत्यु हो जाती। समस्या यह थी कि राक्षस उस स्थान को घेरे हुए थे जहां से वे निकले थे। ये सभी नए खिलाड़ी थे और उनमें से किसी को भी इन जीवों को हराने का तरीका नहीं पता था। झांग यी बाकी सभी से ज्यादा शांत था। उसने हाथ बढ़ाकर एक आपातकालीन कांच तोड़ने वाला हथौड़ा उठाया। उसके पिछले जीवन में किसी ने हताशा में इस वस्तु को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक छिपा हुआ हरे रंग का हथियार था। इस खोज ने अनगिनत अन्य खिलाड़ियों को ईर्ष्या से भर दिया था। इस बार झांग यी ने इसे सबसे पहले पाया। जैसे ही उसने इसे उठाया, कांच तोड़ने वाला हथौड़ा एक खंजर में बदल गया। यह बर्फीले रेगिस्तान में मिले एक उल्कापिंड से बना था और काफी उपयोगी था। उसी समय गंजे आदमी से सीखी खजाना खोजने की प्रतिभा के बल पर झांग यी ने स्पॉन पॉइंट के अंदर एक और छिपा हुआ खजाना ढूंढ निकाला और तुरंत उसे बाहर निकाल लिया। उसके अंदर हरे रंग की ड्रैगन ब्रीथ पोशन थी। अपने नए हथियार के साथ झांग यी राक्षसों से लड़ने के लिए निकल पड़ा। नए खिलाड़ी आश्चर्य और ईर्ष्या दोनों भावों से उसे देख रहे थे। उस आदमी के हाथ में हथियार देखो, यह हरे रंग का है। वह जरूर धोखा दे रहा होगा। कई खिलाड़ी चिल्लाने लगे और सबका ध्यान झांग यी की ओर गया। हालांकि सभी को लगा कि यह युवक तो बस मौत को दावत दे रहा है। भले ही उसके पास कोई पौराणिक हथियार हो, फिर भी वह एक नया खिलाड़ी ही था। इतने सारे विशाल मकड़ियों का सामना वह कैसे कर सकता था? ऊपर से मकड़ियां बेहद खूंखार थीं। ताकत में काफी अंतर था, जिसके कारण झांग यी को पीछे हटते हुए लड़ना पड़ा। जब उसे आखिरकार मौका मिला तो उसने ड्रैगन ब्रीथ पोशन निकाला। झांग यी ने बड़ी सावधानी से समय का ध्यान रखते हुए पोशन को विशाल मकड़ी के मुंह में फेंक दिया। तुरंत ही एक भयंकर आग भड़क उठी। झांग यी को तुरंत 2 लेवल, 50 सिक्के और एक हेल्थ पोशन मिल गया। उसे खुद भी ड्रैगन ब्रीथ पोशन के इतने असरदार होने की उम्मीद नहीं थी। अगर उसे कुछ और मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसी बीच स्पॉन पॉइंट पर मौजूद भीड़ में अफरा-तफरी मच गई। झांग यी को एक ही चाल में विशाल मकड़ी को हराते देख वे और भी आश्वस्त हो गए कि वह धोखा दे रहा है। उस लड़के का बैकग्राउंड जरूर असाधारण होगा। क्या हमें उसके दल में शामिल होने के लिए कहना चाहिए? रात हो चुकी थी। नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए झांग यी होपटाउन की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसे तेजी से आते कदमों की आहट सुनाई दी और वह तुरंत सतर्क हो गया। एक आदमी दौड़कर आया और उसे पकड़ लिया। कृपया मेरी बेटी को बचाओ। एक राक्षस उसे घसीटकर जंगल में ले गया। झांग यी ने जंगल की ओर देखा। उसके पिछले जन्म में कई खिलाड़ी वहां मारे गए थे, लेकिन वहां कई अनमोल खजाने भी छिपे थे। फिर भी इस आदमी में कुछ अजीब था। अपने संदेह के बावजूद झांग यी उसके पीछे जंगल में चला गया। हालांकि जंगल बहुत विशाल था और पीछे मुड़कर देखने पर झांग यी ने पाया कि वह आदमी गायब हो गया था। छोड़ो, यह मेरा काम नहीं है। वह जंगल में और अंदर चलता रहा, इस बात से अनजान कि कोई उसे देख रहा है। कुछ देर बाद झांग यी को एक छोटी बच्ची लॉलीपॉप पकड़े हुए मिली। दयालु झांग यी बच्ची को बाहर ले जाने ही वाला था कि तभी एक सुंदर, मोहक, बैंगनी बालों वाली, आकर्षक काया वाली महिला प्रकट हुई। लेकिन झांग यी उसकी सुंदरता की तारीफ करने के मूड में नहीं था। चाहे वह उसे किसी भी नजर से देखे, वह साफ तौर पर दुश्मन थी। और भी ज्यादा संदेहजनक बात यह थी कि जिस आदमी ने उससे मदद मांगी थी,
वह उसके पीछे खड़ा था। शाबाश, तुम मेरे लिए एक और शिकार ले आए। बैंगनी बालों वाली महिला स्पष्ट रूप से उस आदमी से बात कर रही थी। झांग यी तुरंत समझ गया कि वह एक जाल में फंस गया है। उसी क्षण सिस्टम ने उसे एक नया मिशन दिया। घने जंगल में खोई हुई बच्ची को बचाओ और उसे होप टाउन ले जाओ। समय सीमा 1 घंटा थी। सफल होने पर उसे एक अंगूठी इनाम में मिलेगी, जबकि असफल होने पर कोई दंड नहीं था। झांग यी को याद आया कि उसके पिछले जीवन में घने जंगल की खोज करने वाले कई समूहों ने इस छिपे हुए मिशन को सक्रिय किया था। इसके पुरस्कारों और अनुभव ने अनगिनत खिलाड़ियों को ईर्ष्या से भर दिया था, इसलिए वह इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। जैसे ही झांग यी ने मिशन स्वीकार किया, महिला का शरीर बदल गया। वह वास्तव में एक मकड़ी दानव थी। झांग यी के बगल में खड़ी बच्ची महिला के असली रूप को देखकर डर से चीख पड़ी। वह उसे बस कुछ देर ही दिलासा दे पाया, फिर उसने लूटा हुआ हरा हथियार निकाल लिया। झांग यी आगे बढ़ा, लेकिन मकड़ी दानव कवच से ढका हुआ था। उसके शारीरिक हमलों का उस पर कोई असर नहीं हुआ और मकड़ी दानव ने तुरंत पलटवार किया। झांग यी बड़ी मुश्किल से हमले से बच पाया। उसके सिस्टम के स्प्राइट ने उसे मिशन छोड़ने की चेतावनी दी। ब्यूटी स्पाइडर के नाम से जानी जाने वाली मकड़ी दानव 20वें स्तर की बॉस थी। अपनी वर्तमान शक्ति से वह उसे हरा नहीं सकता था, लेकिन भागना झांग यी का स्वभाव नहीं था और वह बच्ची को बचाना चाहता था। इसलिए वह हठपूर्वक वहीं रुका रहा। यह समझकर कि वह उसे मना नहीं सकती, सिस्टम के स्प्राइट ने कोशिश करना बंद कर दिया। इस मिशन को छोड़ना ही इस समय तुम्हारे जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। मुझे विश्वास है कि तुम सबसे अच्छा निर्णय लोगे, झांग यी ने दांत पीसते हुए कहा। मेरे भविष्य का फैसला इतनी आसानी से मत करो। झांग यी फिर से मकड़ी दानव की ओर बढ़ा और उससे आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसका उससे आमने सामने की लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं था। झांग यी को याद आया कि उसने अपने पिछले जीवन में वर्ल्ड चैनल पर इस मिशन के पास छिपे खजाने के बारे में जानकारी देखी थी। ट्रेजर हंटर को सक्रिय करते ही झांग यी ने तुरंत छिपे हुए खजाने को ढूंढ लिया। उसने ब्यूटी स्पाइडर के हमलों की परवाह न करते हुए उसकी ओर दौड़ लगाई। वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह उसका निशाना नहीं थी। इससे पहले कि वह संभल पाती, झांग यी खजाने तक पहुंच गया। बधाई हो, आपको हरे रंग की कौशल पुस्तक चेन लाइटनिंग मिल गई है। झांग यी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। जैसा कि उम्मीद थी, उसे छिपी हुई कौशल मिल गई थी। चेन लाइटनिंग से जादुई क्षति होती है, जिसका मतलब था कि मकड़ी दानव का मजबूत कवच अब कोई बाधा नहीं था। ब्यूटी स्पाइडर ने घबराकर मकड़ियों का एक झुंड बुलाया। वह झांग यी को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी, जबकि झांग यी ने जल्दी से कौशल पुस्तक को आत्मसात कर लिया। कौशल सीखने के बाद उसने तुरंत उसका अभ्यास किया। चेन लाइटनिंग ने ब्यूटी स्पाइडर को बिजली का झटका दिया और उसे तड़पते हुए जमीन पर गिरा दिया। लड़ाई उम्मीद से भी जल्दी खत्म हो गई। झांग यी को एक नया एपिक स्तर का हथियार मिला, मकड़ी के फंग से बना विशैला फंग खंजर। सब कुछ तय हो जाने के बाद उसने छोटी बच्ची का हाथ पकड़ा और चला गया। कुछ देर यात्रा करने के बाद दोनों आखिरकार होप टाउन पहुंच गए। वहां पहले से ही कई लोग जमा थे, जिनमें एक जाना पहचाना चेहरा लियू किंगजे भी शामिल था। उसने पहले तो झांग यी को नहीं देखा, लेकिन उसके एक अधीनस्थ ने उसे देख लिया। मालिक, क्या यह वही बदमाश नहीं है जिसने आपका भगवान स्तर का प्रतिभा कार्ड चुराया था? लियू किंगजे ने उस दिशा में देखा जिधर उसका अधीनस्थ इशारा कर रहा था। यह सचमुच झांग यी ही था। लियू किंगजे गुस्से से दांत पीसते हुए तुरंत अपने आदमियों को उसके पीछे भेजा। झांग यी बच्ची को शहर में और आगे ले गया और आखिरकार उसका घर मिल गया। उसका मिशन पूरा हो गया और उसे तुरंत तालिया की अंगूठी मिल गई। अंगूठी में कोई खास गुण नहीं थे, यह केवल 55 अतिरिक्त भाग्य अंक प्रदान करती थी। हालांकि सर्वनाश में भाग्य एक अत्यंत दुर्लभ गुण था, जिसका भाग्य जितना अधिक होता था, आगामी मिशनों से उतना ही अधिक पुरस्कार मिलता था। झांग यी को सचमुच लॉटरी लग गई थी। तभी अचानक उसकी नजर सड़क किनारे एक एनहांसमेंट की दुकान पर पड़ी। दुकान चलाने वाले खिलाड़ी ने बड़े आत्मविश्वास से दावा किया कि अगर +7 से पहले कोई एनहांसमेंट विफल हो जाता है तो वह कोई शुल्क नहीं लेगा। उत्सुकतावश झांग यी वहां गया और देखा कि भारी भरकम शरीर वाले उस युवा लोहार की सफलता दर आश्चर्यजनक रूप से अधिक थी। उसने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा कि क्या वह युवक धोखा दे रहा है, लेकिन उस व्यक्ति ने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, तुम नहीं समझते, उसकी प्रतिभा एनहांसमेंट क्राफ्टिंग है। युवक द्वारा एक और अद्भुत उपकरण को सफलतापूर्वक एनहांस करते देख झांग यी ने उत्सुकता से कहा। प्रतिभा इतनी शक्तिशाली थी कि झांग यी ने उसे अपनाने का फैसला किया। उसने चुपके से उस भारी भरकम शरीर वाले युवक को छुआ और तुरंत ही एपिक स्तर की प्रतिभा एनहांसमेंट क्राफ्टिंग प्राप्त कर ली। इससे उसकी उपकरण एनहांसमेंट की सफलता दर 50% बढ़ गई। झांग यी ने उत्सुकता से अपनी जहरीली दांत वाली कटार निकाली और उसका परीक्षण किया। लगातार चारों एनहांसमेंट सफल रहे। भीड़ दंग रह गई, जबकि भारी भरकम शरीर वाला युवक बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था। उसे नहीं पता था कि यह अजनबी कहाँ से आया है, बस इतना पता था कि झांग यी ने सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। सब लोग देखो, उस बंदे ने अभी अभी एक एपिक लेवल के हथियार को 15 गुना बढ़ा दिया है। 15 गुना क्षमता वाले साधारण हथियार भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, और उसका हथियार तो एपिक लेवल का है। आखिर वो है कौन? भीड़ उसकी तारीफों के पुल बांधती रही। अचानक झांग यी के कानों में घंटियां बजने लगीं और उसकी नजरें धुंधली हो गईं। सिस्टम ने उसे चेतावनी दी कि उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। झांग यी के पास आगे वाले सराय में आराम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक होने के बाद वह अपना लेवल बढ़ाना जारी रख सकता था। झांग यी पास के सराय में गया और एक कमरा किराए पर लिया।
सराय में मौजूद सभी लोग वर्ल्ड चैनल की ताज़ा खबरों पर चर्चा कर रहे थे। क्या तुमने सुना? किसी ने डार्क फॉरेस्ट में एक गुप्त मिशन पूरा किया है। कहते हैं कि उसके पास एक असाधारण हथियार है। झांग यी जानता था कि वे उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसने इसे अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। भाग्य भले ही एक तरह की ताकत हो, लेकिन वह अपनी क्षमताओं के बल पर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अपने कमरे में आलस से लेटे हुए झांग यी ने जल्द से जल्द लेवल 20 तक पहुंचने और अपनी श्रेणी को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। वह 7 श्रेणियों में से चुन सकता था: नाइट, योद्धा, हत्यारा, जादूगर, तीरंदाज, पादरी और पशु प्रशिक्षक। तभी वह और भी शक्तिशाली कौशल सीख सकता था। जब वह मुचुन से दोबारा मिलेगा तो वह उस गद्दार को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। अगली सुबह झांग यी टहलने निकला, लेकिन उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। छिपकर घूमना बंद करो, बाहर आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पीछा करने वाला प्रकट हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि लू किंगजी था, जो नफरत से भरे दिल के साथ आया था। वह अपने साथ कई अधीनस्थों को भी लाया था, स्पष्ट रूप से ईश्वरीय प्रतिभा कार्ड को वापस पाने के इरादे से। झांग यी को जबरन गुप्तचर मोड में डाल दिया गया। यह उसके लिए एकदम सही था, क्योंकि वह अभी अभी सीखी हुई चेन लाइटनिंग स्किल का परीक्षण करना चाहता था। उसने आत्मविश्वास से स्किल को सक्रिय किया, लेकिन कोई बिजली नहीं चमकी। सिस्टम ने उसे चेतावनी दी कि उसे साइलेंस कर दिया गया है, जिससे वह किसी भी स्किल का उपयोग नहीं कर सकता। लू किंगजी के चेहरे पर विजय का भाव आ गया। साइलेंस का प्रभाव पूरे 2 मिनट तक रहा, इसलिए उसे लगा कि जीत उसकी ही है। एक बलवान योद्धा आगे बढ़ा और उसने पहला हमला किया। हालांकि उसका हमला ऐसा लगा जैसे कोई मच्छर स्टील को काटने की कोशिश कर रहा हो। यह क्या हो रहा है? हम उसे जरा सा भी घायल नहीं कर पा रहे हैं। उसके हथियार बहुत शक्तिशाली है। हम उसे चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लू किंगजी ने दांत पीसते हुए अपने अधीनस्थों को निकम्मा होने के लिए कोसा। फिर उसने अपना हथियार निकाला और खुद हमला करने का इरादा किया। झांग यी ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह हरे रंग का धनुष है। इसके अलावा इसकी शक्ति पहले ही 15 गुना बढ़ा दी गई थी। लू किंगजी ने धनुष उठाया, झांग यी पर सीधा निशाना साधा और कमान खींच दी। तीर हवा में उड़ता हुआ गया और फटकर सैकड़ों छोटे छोटे तीरों में बिखर गया। तीरों की बारिश हुई, जिससे झांग यी को कुछ चोट लगी। अब वह खुद को रोक नहीं सका। चूंकि वह अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक दिव्य जानवर को बुलाने का फैसला किया। झांग यी ने हाथ हिलाकर नरक के अजगर को बुलाया। अजगर ने आग का एक विशाल गोला छोड़ा, जिससे लू किंगजी और उसके साथी पल भर में तितर बितर हो गए। धनुष भी पीछे छूट गया। झांग यी बेहद खुश था। वह पहले 20वें स्तर तक पहुंचने को लेकर चिंतित था, लेकिन इन मूर्खों ने उसे सीधे एक हथियार और अनुभव अंक दे दिए। इस हथियार का नाम सिल्वर मून बो था। इसकी खास शक्ति थी उल्कापिंड तीरों की बारिश, वही हमला जो लू किंगजी ने अभी किया था। एक तीर 100 उल्कापिंडों में बंध सकता था, जो उल्कापिंडों की तरह गिरते थे। झांग यी भी 20वें स्तर पर पहुंच चुका था, इसलिए अब वह कस्बे में लौटकर क्लास एडवांसमेंट अधिकारी से मिल सकता था। जब झांग यी होप टाउन लौटा तो लू किंगजी और उसके साथी पुनर्जीवन फव्वारे के पास उदास बैठे थे। जिन खिलाड़ियों के पास पुनर्जीवन के प्रयास शेष होते थे, वे मृत्यु के बाद निकटतम पुनर्जीवन फव्वारे पर स्वतः पुनर्जीवित हो जाते थे। सिल्वर मून बोलिए झांग यी अकड़ते हुए वहां पहुंचा और अत्यंत आत्मसंतुष्ट भाव से लू किंगजी को धन्यवाद दिया। इससे लू किंगजी क्रोधित हो गया। बस इंतजार करो बदमाश, एक दिन मैं तुमसे दुगुना बदला लूंगा। झांग यी ने लू किंगजी की गालियों को अनसुना कर दिया। वह सीधे क्लास एडवांसमेंट अधिकारी के पास गया। मैं क्लास एडवांसमेंट अनलॉक करना चाहता हूँ। जैसे ही उसका स्तर पुष्ट हुआ, क्लास एडवांसमेंट हॉल तुरंत खुल गया और झांग यी अंदर चला गया। मैंने इस मैनहवा का पहला पार्ट बनाया है। अगर आप दूसरा पार्ट चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें, लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब भी करें।